प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब तक के एपिसोड्स देखकर आप तो ये जान गए होंगे कि दूरदर्शन उर्दू की इस कोशिश का मकसद पढ़े लिखे नौजवानों को उनके लिए नए रोज़गार के मौक़े के बारे में मालूमात फ़राहम कराना है, जो कि बहुत ही बेशकीमती बात है। नाज़रीन, पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ना, क्वालिफ़िकेशन हासिल करना तो ज़रूरी है ही। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने हुनर और अपने लियाक़त के मुताबिक एक नई फ़ील्ड चुन सकें, और इसके लिए ढेर सारी मालूमात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जिस नए करियर, जिस नए टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फार्मास्यूटिकल साइंस, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब रमेश गोयल साहब। आप दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो नाजरीन, सबसे पहले शुरुआत इस बात से कि आखिर फार्मास्यूटिकल साइंस क्या है, आइए देखते हैं इस पर एक फिल्म। फार्मास्यूटिकल तेजी से ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री में से एक है। शानदार ग्रोथ की वजह से इसमें नौकरियां भी तेजी से बढ़ी हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और सेल्स और कस्टमर को मैनेज करने का हुनर रखते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करियर की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप दवाओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो फार्मेसी कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और इस सेक्टर से जुड़े कारोबार काफी तेजी से तरक्की हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में फायदा पहुंचाने वाली दवाओं की इजाद या डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले नौजवान फार्मेसी सेक्टर से मुंसलिक मुख्तलिफ कोर्स करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। साफ तौर से कहा जा सकता है कि फार्मास्यूटिकल साइंस के बढ़ते दायरे ने नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को भी दुगना कर दिया है। तो नाजरीन, इस फिल्म को देखकर जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आपने थोड़ा बहुत इस फील्ड के बारे में जान लिया होगा। अब इस पे तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे मेहमान से बातचीत करते हैं। तो इसके लिए मैं मुखातिब होता हूं जनाब रमेश गोयल साहब से, जो हमारे आज गेस्ट हैं। सर, पहला सवाल ये कि आप तफसील में ये बताइए कि ये फार्मास्यूटिकल साइंस है क्या? फार्मास्यूटिकल साइंसेस की बात अगर करते हैं तो पहली नज़र जो आती है कि फार्मेसी यानी मेडिसिन्स के विक्रेता जी। या उनके निर्माता, मैन्युफैक्चरर या एक ट्रेडर्स, ये एक पब्लिक का नज़रिया होता है। लेकिन ये चीज़ कहीं आगे है। दवाओं का विशेषज्ञ कहा जाता है फार्मेसिस्ट को। दवाओं का विशेषज्ञ का मतलब है कि उनको न केवल ये जानकारी है कि दवा के डोजेस कैसे लेने चाहिए, दवा जैसे आप बोलो कि टैबलेट और कैप्सूल में भी क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी। अगर जैसे पंप ले रहे हो तो उसमें किस तकनीक से लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा हॉस्पिटल और क्लिनिक में यानी हम बात करें तो उसमें भी फार्मासिस्ट का रोल होता है कि ये बताएं कि इस पेशेंट को अगर कुछ अलग असर दिख रहे हैं तो ये दवा से रिलेटेड हैं, अगर ये दवा से रिलेटेड हैं तो फिर उसको कैसे टैकल किया जाए। तो उसी आधार पर फिर नई दवाओं की खोज भी फार्मेसी, यानी ये फिर पूरी मेडिकल साइंस में जो इलाज का जो पूरा प्रोसेस होता है, हाँ जी, उसमें ये पाइवोटल रोल अदा करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं ये कोरोना की, जी। कोरोना में जब शुरुआत हुई थी जनवरी फरवरी में, जी। किसी को अंदाज नहीं था कि इसके क्या लक्षण होंगे, कैसे उसको पहचाना जाएगा, पहचानने के बाद में कौन सी दवा दी जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा था। एक होती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमेटी, अच्छा, जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट के स्पेशलिस्ट, इंक्लूडिंग इवन वन नर्स, उनको भी होना ज़रूरी होता है। उसमें हम अंदाज लगाते हैं कि ये जो पेशेंट सपोज ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, क्यों प्रॉब्लम ऐसी आई, उसके एनालिसिस के बेस पर दवाओं का चेंज करना
दवाओं के बारे में सोचना ये फार्मेसी प्रोफेशन का ही एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा रेगुलेटरी की बात करें, एक जब है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बोला जाता था। अच्छा जी। ड्रग, दवाओं और प्रसाधन के जो साधन है, जो कॉस्मेटिक्स हैं, उस पे आता था। अभी उसके बाद में हुआ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी खाद्य भी दवाओं का एक अभिन्न अंग है। अभी ये मेरा अगला सवाल तकरीबन यही था कि अभी नए चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उससे जुड़ा एक और सवाल कि उससे रोज़गार के और एवेन्यूज़ क्या क्या खुल रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा। पहले किसी को ये अंदाज नहीं था कि सपोज अब ये मास्क, वेंटिलेटर या जो बोलते हैं ना मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, रूल्स के हिसाब से दवाओं के ये कोई भी हम मेडिकल डिवाइस यूज़ करें, चाहे इम्प्लांटेशन हो, नी इम्प्लांटेशन की बात बहुत सुनी होगी, आई का इम्प्लांटेशन हो, हार्ट में स्टेंट डाल रहे हों, जी जी, इनका भी जो उपयोग, उसका रेगुलेशन भी दवाओं का एक अन्य है। इसलिए मेडिकल डिवाइसेस, और कोरोना के बाद में जो नई चीज़ उभर के आ रही है जैसे पीपी की किट्स हैं, उनके बारे में भी जानना, तो उसके मटेरियल विजिलेंस एक नया फील्ड जो आ रहा है। हमारे फार्मेसी में एक फार्मेको विजिलेंस भी है। फार्मेको विजिलेंस का मतलब ये नई फील्ड्स हैं जो नई फील्ड्स हैं। फार्मेको विजिलेंस का मतलब है कि दवाओं में, दवा पब्लिक में चली जाती है, लेकिन अलग अलग प्रजाति, जातियाँ, जो बोलते हैं एथनिसिटी के हिसाब से या जीनोम्स के हिसाब से, जो आज की तारीख में बोलें, असर अलग हो सकते हैं। एक एट ए गिवन टाइम कभी एक दवा किसी में असर करेगी और किसी में नहीं करेगी। आज भी हम देखते हैं कोरोना किसी को असर करता है और किसी को नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ों के का विजिलेंस रखना और उसके आधार पर ये मैंडेट देना कि इस दवा को इधर ही दिया जाए, बाकी कुछ में किस में दिया जाए और किस में ना दिया जाए, या ऐसा लगता है कि कोई अन्य, पहले जब ट्रायल हुए तब पता नहीं पड़ा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जब ये पूरी जगह उपयोग होने लगी कि अरे तो नया असर आता है, उसका जो रिपोर्टिंग है वहाँ पर फार्मेको विजिलेंस आ जाता है। सर, आपका इदारा जो है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये एक इसमें क्या डेवलपमेंट्स आप कर रहे हैं, इसके मुताल्लिक़ बताइए। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी भारत की पहली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी। वैसे तो जो नाइपर्स हैं, जैसे IIT वगैरह हैं, तो ऐसे फार्मेसी के नाइपर्स बने हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स हैं, कई यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस हैं। जी जी। लेकिन एज द यूनिवर्सिटी पहली आई है। और अगर हम एक नज़रिया डालें कि NEP जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, इस तरह की आइसोलेटेड स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी नहीं होंगी, लेकिन फार्मेसी एक ऐसी चीज़ है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसा मैंने बताया, इसमें सिर्फ दवाओं का निर्माता या दवाओं से अलग नहीं, मटेरियल विजिलेंस भी आ गया। इसके अलावा इवन डायग्नोस्टिक्स जब करते हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात आती है या लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट की जब बात आती है, उसके भी अप्रूवल में हमारा फार्मेसी आता है। प्लस कुछ जैसे वैक्सीन है, तो वैक्सीन में सबसे बड़ा रोल आता है बायोटेक्नोलॉजी का। बिना बायोटेक्नोलॉजी के फार्मेसी अधूरी है। कोई दवा बिना बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिए नई दवा नहीं आ सकती। उसी तरह से अगर हम देखें तो फार्मेसी कोई भी दवा को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो रेगुलेशन की बात आती है, आज पहली बार सर्टिफिकेशन, रेगुलेशन का मतलब है कि नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, नहीं, सर्टिफिकेशन कि हाँ इस दवा को बेचा जा सकता है या नहीं, जी जी, और कौन इसका मॉनिटरिंग करेगा, उसका भी जो, अगर उसकी बात अगर हम करने जाएं तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इवन हमने तो एक बार सोचा था कि B.Pharm प्लस LLB क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि कई बार पेटेंट बनाना एक अलग चीज़ है, पेटेंट के लिए रेगुलेशंस आती हैं, पर अप्रूवल्स के लिए भी इतना ही नई फैकल्टी हो जाएगी। ये बिल्कुल है। जैसे जब ये वैक्सीन की जब बात आई थी तो शुरू में बोल दिया गया था कि मार्च तक, अप्रैल में वैक्सीन आ जाएगी, जून में आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी। हमने कहा था कि नहीं, उसके 4 फेजेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और वो रेगुलेटरी फेज़ हैं, उसके बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए अब
जनवरी फरवरी में आशा अब बनी है। कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो जो रिसर्चेस हो रहे हैं या फार्मास्यूटिकल साइंस की जो पढ़ाई दुनिया के और दूसरी जगहों पर हो रही हैं पूरी दुनिया में, वहाँ हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होता है, हम कहाँ हैं? जी। दुनिया में भारत अगर फार्मेसी के हिसाब से देखा जाए, इट इज़ नंबर 3 इन द वर्ल्ड, तीसरे नंबर पे आता है, कई बार दूसरे नंबर। ये है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल, कोई भी दवाओं के रिलेटेड उत्पादन के लिए भारत नंबर 3 पे है। जबकि वैल्यू के हिसाब से 10वीं या 11 पोजीशन बदलती रहती हैं। वैल्यू का मतलब है कि कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के हिसाब से वहाँ यानी नई दवाएं देने में क्या हम सक्षम हुए हैं, उसमें हम 11वीं पोजीशन पे। तो यानी वॉल्यू पार्टली एक डॉलर टू रुपी वैल्यू की बात आ जाती है उसमें, तो वैल्यू में है। लेकिन फिर भी मुझे ये बड़ा गर्व है बताते हुए कि US FDA प्लांट, जो US से अप्रूव्ड मैनी प्लांट्स हैं, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर USA आर इन इंडिया ओनली। 200 साइट से ऊपर। जी जी। WHO अप्रूव्ड EQRM, यानी एक दवा की कोई इंडस्ट्री हो, एक कम हो, उसको परमिशन के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के मापदंड अपनाने पड़ते हैं। गुड यानी एक सही मापदंड से दवा बनाई जाए, जैसे कुछ भी असर यानी 100 मिलीग्राम मतलब 100 मिलीग्राम ही हो, इस तरह के मापदंड होते हैं। उसमें 1000 प्लस हमारे यहाँ 1300 लगभग WHO अप्रूव्ड इंडिया में है। एक्सपोर्ट जेनेरिक मेडिसिन की बात करें, इंडिया इज़ द अगेन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और उसमें 27% USA को है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इंडिया काफ़ी आगे है, इवन इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन्स, इवन इन टर्म्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी पहले टच में आता है। सर, अब तक की बातचीत से यहाँ तक हम इस बात को ऊपर रखने में कामयाब हुए कि आया कि ये फार्मास्यूटिकल साइंस की फील्ड कितनी बड़ी है और हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबली। तो जाहिर है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स के लिए या जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसमें एवेन्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं और अब बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अब बात करियर ऑप्शन की तरफ लाते हैं। सर, आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज़ आपने इंट्रोड्यूस किए हैं और क्या क्या वो उसमें ट्रेनिंग दी जाती है? जी, जैसे मैंने बताया कि ये भारत की पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी और मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो हमारे यहाँ जो फार्मेसी के करिकुलम आप कोई भी इंडिया में देखोगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी D.Pharm, B.Pharm, बैचलर इन फार्मेसी या M.Pharm इन फार्मेसी यानी मास्टर इन फार्मेसी, और फिर PhD, ये एक टिपिकल है जो चारों चीज़ें हैं। जी जी। लेकिन M.Pharm के जो स्पेशलिटीज़ जो हैं वो लगभग 4-5 हर जगह होती थी, कुछ में बढ़ के फिर 7-8 होने लगी। हमारे यहाँ 12 स्पेशलाइजेशंस हैं M.Pharm के। अच्छा। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कॉस्मेस्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इस तरह से 12 की लिस्ट। एम फार्मा की स्पेशलाइज, प्लस MBA इन फार्मा मैनेजमेंट। अच्छा। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, हम हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं। हॉस्पिटल कनेक्टेड से हमारा है मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑल्सो। इसके ऊपर बैचलर इन फिजियोथेरापी, BSc इन स्पोर्ट्स साइंसेस, ये भी हमारे यहाँ है। अच्छा। अब आप कहोगे कि फिजियोथेरापी क्या और ये क्या है? नहीं, फिजियोथेरापी इज़ ए पार्ट, क्योंकि कई इंटरवेंशंस ऐसे हैं जहाँ पर फार्मेसी या उसके डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक कम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसे इस तरह से देखने जाओ तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है एक यूनिक रूप में आ रही है। सर, शुरुआत से अगर D.Pharma और B.Pharma की बात करें तो? हाँ जी, तो डिप्लोमा इन D.Pharm और B.Pharm आफ्टर हायर सेकेंडरी होता है। जी। और साइमल्टेनियसली BPT और BSc स्पोर्ट्स साइंसेस भी होता है। अब BSc स्पोर्ट्स भी एक अलग, स्पोर्ट्स साइंसेस भी एक अलग तरह का डिसिप्लिन है ये।
उसके बाद में उसका जो हमारे यहाँ जो एडमिशन्स की बात कर रहे हैं तो उसके एडमिशन आफ्टर हायर सेकेंडरी है और मेरिट बेस्ड हैं हमारे यहाँ। मेरिट बेस्ड। इसके अलावा जब एमफार्म की बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑल इंडिया लेवल पर एक नेशनल लेवल टेस्ट होता है, जैसे नीट अपने मेडिकल में होता है, तो ऐसे ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। वो क्वालिफिकेशन क्या होती है सर स्टूडेंट के लिए जो आपके डी फार्मा या बी फार्मा में अपेयर करने के? हायर सेकेंडरी विद साइंस। हायर सेकेंडरी विद साइंस। उसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों अलाउड हैं। अच्छा जी। अगर मैथमेटिक्स किया है तो बायोलॉजी एक एडिशनल सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में करना होगा, अगर मैथमेटिक्स किया है तो बायोलॉजी एडिशनल लेना पड़ेगा। लेकिन बीपीटी जो है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वालों को लिया जाता है। आप तक की बातचीत में सर ये चीज़ें निकल कर आई कि किस तरह के कोर्सेज होते हैं या कि ये फील्ड कैसी है, मगर अब जो लोग यहाँ से कोर्सेज करके निकलते हैं, जो लोग एम फार्मा या कि बी फार्मा करके निकलते हैं, उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, एवेन्यूज़ क्या क्या हैं सर? इसमें अगर हमारी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो एम फार्म जब पूरा बच्चा निकलता है तो हमारे 70% एम फार्म, 70 to 80% तो ड्यूरिंग जब एम फार्म कर रहे होते हैं तब तक ही प्लेस हो जाते हैं। अच्छा। उनको जॉब मिल जाती हैं। अब बात आती है कि कहाँ मिलते हैं। वैसे देखने आओ तो हमारे जो एम फार्म का या कोई भी फार्मेसी के रिलेटेड जॉब्स अधिकतर फार्मा इंडस्ट्रीज़ में आते हैं पहले। अच्छा। फार्मा इंडस्ट्री में एक ड्रग इंडस्ट्री तो है ही, अब उसमें अलग अलग रोल्स हैं। फिर आयुर्वेदिक ड्रग्स जो बनाती हैं उनके लिए भी फार्मेसिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब बात आती है तो एम फार्म का उपयोग खास होता है उनका। अच्छा। एम फार्म में तो एक तरफ से प्राइवेट जो कंपनीज हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिकतर नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट को भी प्रेफर करते हैं, और उसका कारण है क्योंकि न्यू ड्रग डेवलपमेंट में अच्छा रोल देते हैं उसमें। तो DRDO जैसे है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी है। उसके बाद में थर्ड आता है रेगुलेटरी। अच्छा। तो रेगुलेटरी अफेयर्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट, DCGI, CDSCO यहाँ पर है हमारे यहाँ। तो CDSCO, FDA लैब्स जो होती हैं उसमें ड्रग इंस्पेक्टर, जो ऑब्जर्वर्स होती हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा फिर ड्रग अप्रूवल्स के लिए जो है वो एक बड़ी फैक्टर हो जाता है उसके बाद में। और मॉनिटरिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। और उसके बाद में जैसे दुकानों पर हमारे अधिकतर देखा गया है कि शॉप्स हैं जो फार्मेसी स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में तो वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की ज़्यादा रोल कम होता है उसमें, पर जो कम्युनिटी फार्मेसी जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट पेशेंट को रिलीव करता है, रिटेल में फार्मासिस्ट का होना कंपलसरी है। तो उसका भी जो मॉनिटरिंग है वो एक बड़ा स्कोप है। अब जैसे अपोलो फार्मेसी और ये सब कई जो वो आने लगी हैं, उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अब प्रश्न उठता है कि कोई बी फार्म करने के बाद में वो यहाँ जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि पे कम है। अगर आप US में देखो तो वहाँ तो इसी की डिमांड है और काफ़ी अच्छी पेमेंट। सर तो डी फार्मा, अच्छा हाँ, इसमें एक लेटरल एंट्री की भी बात होती है। लेटरल एंट्री, डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा में, तो डी फार्म 2 साल का कोर्स है जी, और बी फार्म 4 साल का कोर्स जी। है। अच्छा। तो जो डी फार्म करके जब बच्चा आता है तो उसको 10% ऑफ द सीट्स ऑफ बी फार्म, जो बी फार्म का जो इंटेक सैंक्शनड है, हमारा फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेटेड है, नंबर ऑफ सीट्स, और वो आप बिना अप्रूवल के नहीं ले सकते। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें मेन है। जी। तो उसमें 10% डिप्लोमा से डिग्री में जा सकते हैं। उनको लगे कि नहीं हमको डिग्री ही करना है, तो उसके लिए उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। उनको लेटरल एंट्री बोलते हैं। तो क्या बी फार्मा के बाद भी करियर है या कि एम फार्मा करना ज़रूरी होता है? नहीं, बी फार्म के बाद में भी जॉब मिलते हैं और वही
फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन एम-फार्म के बाद में, क्योंकि अब जब तादाद बढ़ गई है तो एम-फार्म के बाद में ज़्यादा जाने लगे हैं। एक ज़माना था कि जब बी-फार्म बहुत कम हुआ करते थे, एम-फार्म बहुत कम हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जो जॉब आज एम-फार्म ले रहे हैं वो करीब बी-फार्म लिया करते थे। अच्छा अच्छा। तो ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं है, पर डेफिनेटली एजुकेशन लेवल बढ़ जाता है, इंडस्ट्री उसको प्रेफर करती है। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल और ये कि आपको अभी जो 2% साइंटिस्ट को, जिसमें इंडिया के साइंटिस्ट भी हैं, रिकॉग्निशन मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस सिलसिले में भी कुछ एक्चुअली हम एक रिसर्च जब करते हैं तो हम पेपर्स को प्रकाशित करना ये हमारा रूटीन है। जी जी जी। अब क्या है कि क्वालिटी पेपर, क्वालिटी प्रकाशन पब्लिकेशन हो, और उस क्वालिटी को जज किया जाता है कि दूसरे उस पेपर का साइटेशन क्या करते हैं। उस साइटेशन के बेस के ऊपर से आपको बनता है कि क्वालिटी है, तो उसका एक पैमाना है, वो वर्ल्ड वाइड पैमाना है। अब क्या है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट का वो मेजर, वो जो उनके पास थे, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, पहले तो नहीं मिलता था, अब तो है, तो उसके हिसाब से उन्होंने टॉप 2% वर्ल्ड साइंटिस्ट को किया, और उसमें 10% यानी हमारे करीब 1500 के करीब इंडिया के टॉप 2% वर्ल्ड साइंटिस्ट के नाम आए उसमें। तो उसमें एक हमारा भी आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हम शायद करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए 15 साल से, तो यहाँ तो वाइस चांसलर थे वो MS यूनिवर्सिटी में, और अब यहाँ तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद में कई बार हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं। पर एक खुशी हुई कि नहीं, मेरी रिसर्च थोड़ी बहुत जो रही वो चालू रही है। और एक सवाल मेरे जहन में ये भी उठता है कि जब हम किसी पेंडेमिक से, किसी बड़ी महामारी से दो चार होते हैं और उसके लिए कोई चारा, कोई रास्ता नहीं दिखता, हम वैक्सीन की तरफ जाते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि सर वैक्सीन, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन ही इसका लास्ट ये है, या कि आगे फिर मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और उस पर जोर देना चाहिए? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कहें जी जी जी, तो वैक्सीन ही आंसर नहीं है। अच्छा। और मैं तो बहुत छोटा समझूंगा अपने आप को। वर्ल्ड WHO के डायरेक्टर जनरल बोल चुके हैं कि वैक्सीन आना एक एंड ऑफ कोविड नहीं है। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो जब से मैं इसमें होश संभाला, मैंने इसमें, यानी मैं कूदा इसमें कि कुछ करूं मैं, अप्रैल से मैंने पहले से ही कहा कि उपचार ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन अपना काम करेगी, पर उपचार होना ज़रूरी है। डेथ रेट जो आज 5% से घट के 2 और 1 पे आ गई है, वो एक खुशी की बात है, पर फिर भी मैं तो बोलता हूँ कि 1% डेथ भी क्यों। हमारी यूनिवर्सिटी, मुझे बहुत गर्व है, हालांकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि, क्योंकि जब तक क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट ना आए या तब तक मैं कह नहीं सकता। इसका जो एक मेन कल्प्रिट है कोरोना का, ACE2 टारगेट प्रोटीन, इस प्रोटीन को जिसने टारगेट किया है इस कोरोना वायरस ने, वो इतना खतरनाक है कि किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, जो वाइटल है, सबको ही असर करे। और है एक ही चीज़, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जिसको बोलते, ACE2 है, ACE2 है, उसको टारगेट करने वाली ड्रग्स अभी तक एक बिल्कुल बोलते ना एक स्पेसिफिक जो सचोट ड्रग हो वो नहीं है। वो हमने क्लेम कर सकते हैं कि हमने थोड़ी कई अंश तक ढूंढ निकाली है। जी जी। उसका ट्रायल होने जा रहा है, और ये अगर सक्सेस हुई तो मेरा यूनिवर्सिटी में कुलपति होने का जो है, मैं अपना जीवन सार्थक समझूंगा अगर ये कर पाया तो बहुत ही बेशकीमती मालूमात सर आपसे मिली। और चलते चलते एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ कि ये जो सर लोगों के बीच में कहते हैं कि एक इस तरह का की सोच बन गई है कि पहले स्टूडेंट्स MBBS को टारगेट करते हैं, और वहाँ से बहुत से जो होते हैं जो उनके निराशा जिनको हाथ लगती है, जो नाउम्मीद होते हैं, वो फिर फार्मा की तरफ आते हैं। तो ये इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या करना चाहिए, प्लान कैसे होना चाहिए स्टूडेंट का? देखिए,
मेडिकल की उम्मीदें, आशाएं हर कई बार होती है कि हम भी डॉक्टर बने, तो लेकिन ये बोलते हैं ना कि आसमां से जहां और भी ऊपर ही है है। आगे, हाँ जी। तो फार्मेसी एक ऐसा है कि जहां आप मेडिकल का फ्लेवर भी ले सकोगे। अगर आप टेस्ट की बात करें तो मेडिकल का भी फ्लेवर आएगा, बेसिक साइंस का भी फ्लेवर आएगा, इंजीनियरिंग का भी फ्लेवर आएगा, मैनेजमेंट का भी फ्लेवर आएगा। उस एंगल से आपने देखें तो आप जो इन्जॉयमेंट जो फार्मेसी के साथ करोगे वो शायद आप मेडिकल के साथ इतना ना कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि निराशा जैसी बात नहीं है जी जी। ये भी एक प्रोफेशनल कॉलेज कोर्स है, और मैं तो नौजवानों को यही कहूँगा कि प्रोफेशनल कोर्स सर, इसी को तोड़ने के लिए, इसी को तोड़ने के लिए ये सवाल इसीलिए था सर कि ये जो एक पर्सपेक्टिव बन गया है, जो लोगों में सोच बन गई है कि भाई ये सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी डायनेमिक और बड़ी मल्टीडिसिप्लिनरी और बड़ी एडवांस और लेटेस्ट चीज़ है, और इसमें करियर के ढेरों ऑप्शंस हैं। तो चलते चलते आखिरी सवाल आपसे सर ये कि आप जो लोग एस्पिरेंट्स हैं जो फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई आपका मैसेज क्या है सर? मेरा मैसेज यही है कि ये एक प्रोफेशन है और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि कोका कोला और जिंजर एल बनाने वाले फार्मासिस्ट ही थे। अच्छा अच्छा, वो वहाँ से निकली है जी। न्यूट्रास्यूटिकल, खाद्य की बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल की आज की जो बात है वो फार्मेसी से ही निकलती हैं। जी जी। तो इसलिए स्कोप बहुत है। आप इसको एक चॉइस के रूप में, आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगी, आपको एक एला कार्टे टाइप मिलेगा, आप उसको एंजॉय कर सकोगे और आपका कैरियर भी बना सकोगे। तो आज की गुफ्तगू बहुत ही बेशकीमती रही और बहुत ढेर सारी मालूमात सर से हमें मिली कि आया कि फार्मास्यूटिकल साइंस है क्या और इसमें करियर के क्या ऑप्शंस हैं, और बहुत कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिली, और आप सभी नाजरीन को इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम मशकूर ममनून हैं आपके। तो नाजरीन, ये था हमारी इस कड़ी का सफ़र जो कि अब अख्ताम पजीर हो गया। हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुखातिब होंगे और एक नए करियर के बारे में ढेर सारी मालूमात आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखते रहिए नौजवान हिंदुस्तान दूरदर्शन उर्दू पे। खुदा हाफिज़।